हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट को देखने वाले हैं। देखो, अगर अगर आप बजट के बेसिक बजटिंग प्रोसेस को समझना चाहते हो तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ, बेसिक्स ऑफ बजट करके। 10 से 12 मिनट की वीडियो है। उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, फिर उसके बाद एक्चुअल एस्टिमेट, फिर किस तरीके से इन तीनों में कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती हैं, फिर इकॉनमी सर्वे, इसमें और बजट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। इंडिया का बजट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। आज हम लोग बिहार बजट को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, बीपीएससी प्रीलिम्स में। अगर हम लोग बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया की बात कर ले, अगर टू बी वेरी बेसिक, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपको बजट एस्टिमेट, दूसरा होता है रिवाइज एस्टिमेट, तीसरा होता है एक्चुअल एस्टिमेट। आप हमेशा देखते होगे जब भी आप बजट को डाउनलोड करते होगे तो आपको ये देखने को मिलता होगा 3 तरीके का एस्टिमेट्स होता है, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट एंड एक्चुअल एस्टिमेट। अगर इस तीनों एस्टिमेट की बात कर ले तो अगर आप बजट एस्टिमेट की वजह से, मान लो अभी हम लोग 24-25 फाइनेंशियल ईयर में हैं, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में है। फाइनेंशियल ईयर कहने का क्या मतलब हो गया, आपको फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो आपको सिंपली अप्रैल टू मार्च देखना होता है। ठीक है, अप्रैल टू मार्च देखना होता है। अगर हम लोग 24-25 फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करते हैं तो हम लोग, हमारे लिए बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और एक्चुअल एस्टिमेट क्या हो जाएगा। बजट एस्टिमेट हो जाएगा आपको 25-26, रिवाइज एस्टिमेट अगर हम लोग बात करें जो हमारा अभी चल रहा होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो 24-25, और एक्चुअल एस्टिमेट जो हमारा ऑलरेडी बीत चुका है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी एक्चुअली एस्टिमेट कर रखा है, जैसे 23-24। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल एस्टिमेट, ये हमारा रिवाइज एस्टिमेट, और जो बजट एस्टिमेट होगा वो नेक्स्ट ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो बजट एस्टिमेट है, फिर रिवाइज एस्टिमेट है, एक्चुअल एस्टिमेट में हम लोग कौन से एस्टिमेट को यूज़ करके बजट को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लो आप एक्चुअल एस्टिमेट को लेते हो, 23-24 के डाटा को लेते हो, मतलब एक्चुअल एस्टिमेट के डाटा को लेते हो, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एक रेफरेंस ईयर का एक आइडिया मिलेगा। इसमें आप टैक्सेशन सिस्टम को या फिर एक्सपेंडिचर को समझ सकते हो बेसिक से। अगर हम लोग करंट ईयर की बात कर लेते हैं, करंट ईयर में क्या होगा, बजट मेकिंग प्रोसेस होता है। मतलब जो बजट मेकिंग प्रोसेस होता है वो करंट ईयर में स्टार्ट होगा। नॉर्मली क्या होता है, सितंबर एंड से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये होता है, मतलब इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कौन करता है ये बजट का, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो इसमें होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की, तो ये बजट को प्रिपेयर करते हैं, ये ही मिनिस्ट्री है जो बजट को प्रिपेयर करती है। ठीक है, अगर हम लोग बिहार बजट की बात करें तो नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं बजट में क्या होता है, बजट को अगर हम लोग देखते हैं तो पहले तो आप प्रेजेंटेशन कर लो बजट की, फिर जनरल डिस्कशन हो जाएगा, फिर स्क्रूटनाइज हो जाएगा स्टैंडिंग कमिटीज़ के द्वारा, फिर वोटिंग ऑन डिमांड या वोट ऑन डिमांड कह देंगे ग्रांट्स के लिए, फिर पास करते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आर्टिकल 114, फिर पासिंग ऑफ फिनांस बिल, ये आर्टिकल 112 होता है, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। 1 अप्रैल 2024 से 25 मान लो, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 हो जाता है। ठीक है, अप्रैल टू मार्च, दैट इज़ द जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए। ठीक है, अगर हम लोग इकोनॉमी सर्वे की बात कर ले बेसिक में, तो सिंपल सा होता है, एनुअल कमेंट्री होता है स्टेट का, जिसमें जो भी हमारा इकोनॉमी ऑफ इंडिया होगा या इकोनॉमी ऑफ बिहार होगा उसके बारे में एनुअल कमेंट्री होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग उसको देखें तो उसका एडवांटेज क्या है, हमें क्या मिलता है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो किस तरीके से एनरिचमेंट कर रहे हैं हर एक अपने अपने फील्ड में, फिर एक्सपर्ट्स नॉलेज का इन्फ्यूजन्स पता चलता है, साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी टूल है, ये एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी टूल है। ठीक है, और ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, फ्यूचर आउटलुक के लिए काफ़ी यूज होता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बिहार बजट की बात कर ले तो स्टेट बजट की अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सेंटर की बजट तो जानते हैं, आर्टिकल 112, बट याद रखिएगा बजटिंग जो बजट है वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर एक रेलवे बजट होती है, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1924 में, एक्वर्थ कमेटी आई थी। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़े होगे तो जानते होगे, एक्वर्थ कमेटी आई होगी, और 2017-18 के ऑनवर्ड, 2017-18 के ऑनवर्ड, ठीक है, तो रेलवे बजट को ना मर्ज कर दिया गया यूनियन जनरल बजट में। 2017-18 में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया विथ यूनियन बजट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रेलवे बजट को जो मर्ज किया गया यूनियन बजट में, तो इसको जो सजेस्ट किया था वो कौन सी कमेटी थी। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
अब देखिए कुछ बजट के कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं बेसिक्स, फिर उसको तुरंत तुरंत कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कम फैक्ट्स होते हैं लेकिन उसको याद करके जाना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बजट के कंपोनेंट को समझ लें। तो बेसिक एस्टिमेट्स होता है। एस्टिमेट्स में क्या होगा, अगर आप नॉर्मली देखो, मैंने एक चार्ट बना रखा है, इस पर समझा देता हूँ। तो सीधी सी बात है, या तो आपके पास पैसा आएगा या तो रिसिप्ट होगा। अगर रिसिप्ट की बात करेंगे हम लोग, RECIPT, मतलब मान लो रिसिप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पैसा इनकमिंग होगा तो ये पॉजिटिव होता है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होता है। और एक एक्सपेंडिचर होता है जो आपकी खर्च होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग नेगेटिव से करते हैं क्योंकि आपके वॉलेट से पैसा यहाँ बाहर जाता है, ठीक है। इनफ्लो ऑफ कैश, देखो कभी भी आप बजट पढ़ो या फिर इकोनॉमी को पढ़ो तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, बजट और इकोनॉमी पढ़ रहे हो ना तो आपको पैसे पे नज़र होना चाहिए या फिर डॉलर पे नज़र होना चाहिए कि ये हमारे कंट्री में आ रहा है, रुपया जा रहा है। तो कभी भी ना किसी भी प्रोसेस को, किसी भी फिस्कल पॉलिसी को, किसी भी फिस्कल टूल को, किसी भी मॉनेटरी टूल को समझना हो आपको, तो आप पैसे पे नज़र रखना। पैसे पे नज़र रखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा कैश अंदर आ रहा है, मतलब मान लो डॉलर बाहर से आ रहा है, ठीक है, चलो डॉलर बाहर से आ रहा है, मतलब क्या हुआ, वो झुक के आएगा, मतलब वो कहेगा कि भाई मुझे कन्वर्ट करो, देन तभी आप इसको यूज कर पाओगे। तो जब वो झुक के आएगा तो वो वीक हो जाएगा थोड़ा और आप स्ट्रांग हो जाओगे। दैट इज यहाँ पे मनी जो होगा वो अप्रिसिएट हो जाएगा और डॉलर थोड़ा सा डिप्रिसिएट हो जाएगा। तो चीज़ों को आप देखोगे, जितना बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब जितनी भी थ्योरी है वो उस पर अगर आप सिर्फ पैसे पर नज़र रखोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मुझे भी बहुत दिक्कत होता था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो कंप्लीटली प्योर टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो मुझे समझ में आया कि जब मैंने रुपये पर नज़र रखने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही ईजी और क्लियर व्यू मिल गया सारे बजट का या फिर कोई भी सेगमेंट होता है इकोनॉमी में वो, ठीक है। तो चलो अब देखिए दो तरीके का चीज़ होगा। एक तो आपको, अगर हम लोग बजट की बात कर लेंगे तो एक तो रेसिप्ट हो जाएगा या एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेसिप्ट में भी दो तरीके की चीज़ होती है, एक तो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा या कैपिटल रिसीट हो जाएगा। या तो रेवेन्यू से पैसा आपको जो आएंगे या कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आएंगे। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, इकोनॉमी में हेल्प करेगा। जब भी हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे ना तो यहां याद रखना एसेट्स और लाइबिलिटी को काट देना, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी की बात इसमें नहीं होगी। जब भी रेवेन्यू की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे तो या तो एसेट की बात करेंगे या लाइबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी को रेवेन्यू से काट के हटा देना, आपका सिंपली जो रेवेन्यूज होंगे वो आ जाएंगे। अब रेवेन्यूज भी दो तरीके का होता है, एक टैक्सेबल रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे हमसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और नॉन टैक्स में आपको जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स हो गया, RBI अपना पैसा हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट्स हो गए। डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स को तो एबोलिश कर दिया गया, आपको पता ही होगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ले तो GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। क्लियर है? अब चलिए इसके बाद शुरू करते हैं जल्दी से क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। अब देखो आर्टिकल 202 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की बात करता है, आर्टिकल 112 यूनियन की बात करता है। अब इसको बिहार बजट को प्रेजेंट किया गया 13 फरवरी 2024 को, 13 फेब 2024 को इसको प्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो ये हमारे डिप्टी CM हैं और फिनांस मिनिस्टर भी हैं सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा किया गया था। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और ये जो डिप्टी CM और फिनांस मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, वो हमारे 8वें डिप्टी CM हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो बजट प्रेजेंट किया गया बिहार में वो हमारा 17th बजट था और प्रेजेंट किया गया था हमारे डिप्टी CM एंड फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। बजट साइज की बात कर लेते हैं। देखो एक हैसियत होती है बजट की। बजट की हैसियत कहने क्या मतलब हो गया? हैसियत मतलब हो गया कि यार कितना तुम एस्टिमेट कर रहे हो। क्या बजट की बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं। इकोनॉमी सर्वे मतलब हम लोग पीछे देख रहे हैं, इकोनॉमी सर्वे में पीछे देख रहे हैं कि पीछे हो क्या रहा है। बजट में हम लोग आगे देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे खर्च करेंगे, ठीक है। कितना पैसा हमारे पास आ रहा है जो जिसको हम रिसिप्ट कहते हैं, कितना पैसा हमारा जाने वाला एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यही कहते हैं जो रिसिप्ट आया और जो खर्च हुआ, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं तो ये हमारा डेफिसिट होता है। नॉर्मली हम लोग फिजिकल डेफिसिट में रहते हैं। डेफिसिट मतलब हमेशा हम लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा रखते हैं और रिसिप्ट कम होता है हमारा। ये बेसिक सेंस है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो बजट साइज है बिहार में 17th बजट जो है उसकी साइज क्या है? तो ये आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको 2.787 लाख करोड़। देखो हमेशा याद रखना, इस तरीके से याद करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में गलती करोगे। अगर मैं आपको बोलूँ 2,78,725.72 करोड़ तो आप इसको प्रैक्टिकली लेके नहीं जा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो उसको रखो 2.787। अगर आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा लगता है डर तो आप 3 डिजिट तक याद कर लेना, अदरवाइज 2.78 लाख करोड़ दैट विल बी वेरी फाइन। चलिए अब देखिए अगर बात कर ले तो 24-25 का एस्टिमेट ये है। अब 23-24 में कितना था? तो ये 2.61 लाख करोड़ था, ठीक है। पहले अभी जो हम लोगों ने लिया है बजट का साइज वो 2.787 लाख करोड़ है। इससे लास्ट वाले बजट में 2.61 लाख करोड़ था। अभी देखा जाए तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, ये एक फैक्टर कभी कभी पूछ देता है कि कितना इंक्रीज हुआ है इस दोनों बजट में। तो ये आपको लगभग
6.4% का इंक्रीज़ है, ध्यान रखिएगा 6.4% का इंक्रीज़ है, जो कि आपको 16,840 16,840.32 करोड़ है। ठीक है, ये भी देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये जो बजट है ना, 17th बजट ऑफ बिहार, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है तो वो बढ़ता है। अब देखो 22-23 की याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार ध्यान रखना, ये 2.37 लाख करोड़ था, 23-24 में 2.61 लाख करोड़ है, 24-25 में 2.78 है। ये दोनों डाटा आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आप इससे एक कंपेयर कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में ट्रेंड पूछ देता है, जैसे लास्ट 10 ईयर, लास्ट 6 ईयर, लास्ट 5 ईयर। तो ये जैसे इकोनॉमी में आप कर्व देखोगे ना, जैसे इकोनॉमी सर्वे या बजट में, तो उस कर्व का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि आप अगर जैसे जीडीपी देख रहे हैं, तो क्या हम लोग हमेशा जीडीपी में ग्रोथ किए हैं, ग्रोथ रेट देख लेते हैं, इकोनॉमी देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। तो एक बार ना आपको ध्यान रहना चाहिए। तो लास्ट ईयर से जो जंप है, इंक्रीज है, वो लगभग 6.4% का है। ठीक है, चलिए अब इसी में रेवेन्यू मैंने आपको समझा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। अगर थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, जहां भी मैंने कैपिटल की बात की तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कैपिटल की जहां भी बात होगी वहां पे आप एसेट्स और लाइबिलिटी की बात समझना। जहां भी कैपिटल की बात होगी वहां एसेट लाइबिलिटी की बात होगी, रेवेन्यू में एसेट और लाइबिलिटी की बात नहीं होती है। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। अब देखो सीधी सी बात है, कैपिटल अगर रिसीट की बात कर लेते हैं हम लोग, जहां से हम लोग कैपिटल से पैसे कमाते हैं, वो दो तरीके का होता है। या तो आप नॉन डेट रिसिप्ट है, वैसी रिसीट है जो आपको आप पे उधार नहीं है। ठीक है, जैसे वो उसको एसेट्स कह लेंगे, वैसी कैपिटल रिसीट जो आपके पास उधार नहीं है वो एसेट्स हो जाता है। और वैसी कैपिटल रिसीट, जैसे मान लो एक बैंक है, उसने कुछ महीने जाके 5 लाख रुपए जमा करा दिए, ये बैंक की लाइबिलिटी है। उसको ये मत समझना कि वो एसेट है, वो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा मुझे। तो नॉन डेट रिसिप्ट होगा, एक डेट रिसिप्ट हो जाता है। डेट रिसिप्ट में अगर हम लोग बात कर ले तो इंटरनल बोरोइंग हो जाता है, आरबीआई बोरोइंग हो जाता है, या फिर पीएफ हो जाता है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, और कुछ एक्सटर्नल बोरिंग्स भी हो जाता है। मैं कंट्री के हिसाब से बता देता हूँ, जैसे बायलेटरल से पैसे उठा लिए, जापान से उठा लिए, यूएसए से उठा लिए, मल्टीलेटरल में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिए, वर्ल्ड बैंक से ले लिए। अब इसी तरीके से नॉन डेट रिसिप्ट की बात कर लेते हैं, तो रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया, कुछ और रिसिप्ट हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। जैसे मानो एलआईसी को बेच दो, एलआईसी को बेच दिया तो क्या हो गया, पैसे आ गए, उसका तो किसी को कुछ देना नहीं है, तो एसेट हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। दो तरीके का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमेशा याद रखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी इकोनॉमी रन कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, तो आप रेवेन्यू जो आ रहा है आपके पास, वो खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो खर्च कहाँ कर रहे हो, एक तो सैलरी देने में कर रहे हो, पेंशन देने में कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट में कर रहे हो, फिर कुछ सब्सिडी जैसे फूड पे दे रहे हो, यूरिया पे दे रहे हो, फर्टिलाइजर्स पे दे रहे हो, डिफेंस सर्विसेज में दे रहे हो, ग्रांट्स दे रहे हो, ये सब आपकी खर्चे हैं। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्लान्ड होता है कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, जिसमें कैपिटल की बात जहां करेंगे, कीवर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एसेट्स और लायबिलिटी की बात करेंगे। एसेट और लायबिलिटी, एसेट जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रोड्स पे, रेलवेज पे, हाउसिंग पे, ब्रिजेज पे, फिर लोन्स दो आप, एडवांसेस दो, इंटरेस्ट दो। ठीक है, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे मान लो कोई लोन जिसको आपको पे करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिहार की बात कर लेते हैं आपको 2 अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तो यही करता हूं और आपको यही करना चाहिए। 2.25 लाख करोड़ याद रखना, 2,25,676.99 करोड़, ये याद रहना थोड़ा सा इंपॉसिबल है। आप 3 डिजिट तक कर लोगे तो सेफ जोन में चले जाओगे। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो आपको 80.97% है टोटल बजट के, टोटल एक्सपेंडिचर का, बजट साइज के टोटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, आपको लगभग 53,048 करोड़ रुपए हैं, जो कि 90.3 है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऑलवेज लेस होता है, ऑलवेज यू कैन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें खर्चे जो हुए हैं वो मैक्सिमम किस चीज़ पे हुए हैं, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस किस चीज़ पे हुए हैं, तो एजुकेशन में, हेल्थ में, रूरल डेवलपमेंट। आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ये तो आपको ध्यान रखना होगा। पहला एजुकेशन है, फिर हेल्थ है, फिर रूरल डेवलपमेंट है। एजुकेशन में 18.89। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने एलोकेशंस जो था वो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बता रखा था। ठीक है, तो 23-24 वाले डाटा को हटा ही देते हैं, 23-24 वाले डाटा को जानने का फायदा नहीं है, 24-25 वाले डाटा को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो जो एलोकेशंस हैं डिफरेंट आपको एजुकेशन में, फिर आपको सोशल सर्विसेज में, ठीक है, रूरल वर्क्स में, हेल्थ में, डिफरेंट सेक्टर्स में जो एलोकेशंस हैं वो समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वीवीआई हो जाता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें एलोकेशंस, तो सबसे पहला जो एलोकेशंस है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको 22,200 करोड़ का
टोटल एलोकेशन है लगभग 22.20% है। दोनों याद रखना है आपको। परसेंटेज में भी वैसे देखा जाए तो आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो तो कि इजीली आपको याद हो जाएगा। डेसिमल वैल्यू का इधर उधर है सिर्फ। रूरल डेवलपमेंट में आपको 13,840 करोड़, 13,840 करोड़, दैट इज 13.84% ऑफ द टोटल एलोकेशन। फिर सोशल सर्विसेज की बात कर लेते हैं तो 8,191 करोड़। आप बस इसमें बस सोशल सर्विसेज थर्ड नंबर पे याद रखना, मतलब थोड़ा आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कम से कम 3-4। रूरल वर्क उसके बाद, और हेल्थ तो पता होना चाहिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ में आपको 7,117 करोड़ का एलोकेशन है, 7.12% इसका टोटल आउटले है। फिर अर्बन डेवलपमेंट में, हाउसिंग डिपार्टमेंट में, देन रोड्स में, देन वाटर, देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी ध्यान रखिएगा। अगर ग्रोथ रेट बात कर ले फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो ये आपको 13.5% शो है। देखिए ये पहले वाली ग्रोथ रेट थी, इससे पहले अगर बिहार की बात करें तो 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में तो आपको 10.64% था। उस वक्त इंडिया ग्रोथ रेट 7.3% था प्रेडिक्टेड। ठीक है, चलिए हम लोग 24-25 में ही रहते हैं, 23-24 में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ग्रॉस जीएसडीपी की बात करें, स्टेट डीपी की, तो ये आपको करंट प्राइसेस पे दो प्राइस होता है, एक करंट प्राइस होता है, एक एक्चुअल प्राइस और रियल प्राइस होता है, आपको पता होना चाहिए। करंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। आपको करंट प्राइसेस पे आपको 9.76 लाख करोड़ है। ठीक है, 9.76 लाख करोड़। आपको अगर एक्चुअल फिगर याद रखना है तो यू कैन गो, बट ये याद रखोगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो ये कितना इंक्रीज हुआ है, 13.5% लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। देखो फिस्कल डेफिसिट की जब भी बात होती है ना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हेल्थ क्या है सरकार का, सरकार कितना हेल्दी है, सरकार की जो फिनेंशियल इकोनॉमी है वो कितना ज़्यादा हेल्दी है, ये हम समझते हैं फिर आपको डेफिसिट से। ठीक है, अगर डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है तो सरकार बीमार है, सरकार की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है ये आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, 29,095.42 करोड़, एंड ये होता है 2.90 करोड़। ठीक है, 1,000 करोड़ याद रख सकते, या फिर 2.98% ऑफ टोटल जीडीपी। ठीक है, अब एक होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कुछ लिमिट बताए जाते हैं, कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2.98 अभी ठीक ठाक चल रहा है हमारा फिस्कल डेफिसिट। मतलब ठीक ठाक क्या ही, एक लिमिट के अंदर है। कभी भी उधार जो होता है, कर्ज होता है, वो ठीक नहीं होता है, लेकिन एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है जो एक फिस्कल पॉलिसीज होती हैं। फिस्कल जब भी बात करें, जब भी हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें ना, तो आप दौड़ के गवर्नमेंट पे चले जाना। ठीक है, और जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें ना, आप दौड़ के आरबीआई पे चले जाना। देखो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स, अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आप इजीली उसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग रेवेन्यू सरप्लस की बात कर लेते हैं, इस बार बिहार जो है ना सरप्लस मोड में है। रेवेन्यू की बात कर ले रहे हैं, रेवेन्यू में सरप्लस है, ये आपको 1121.4 करोड़ है, 1121 करोड़ याद रखिए, जो कि 0.1% ज़्यादा है जीएसडीपी के। ठीक है, 0.1% है जीएसडीपी का, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा यूनिक डाटा है कि अभी हम लोग सरप्लस में चल रहे हैं, रेवेन्यू सरप्लस में, और वो है आपको 1121 करोड़, और ये 0.1% ऑफ जीडीपी है। फिस्कल डेफिसिट जो हमारा है 29,095.42 करोड़ है, जो कि 2.98% है हमारे जीडीपी का। जीएसडीपी की बात कर लेते हैं करंट प्राइसेस पे, तो ये आपको 9.76 लाख करोड़ है, जो कि इंक्रीज हुआ है बाय फैक्टर ऑफ 13.5%। ठीक है, तो ये सारी, ये यहाँ से यहाँ तक जो डाटा मैंने अभी आपको दी है ना, ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, आप इसको कैसे भी याद करके चले जाओ, दैट्स ऑन यू। और एलोकेशंस तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग और आगे चलते हैं। अगर हम लोग देखो टैक्सेस का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सेंटर और स्टेट का जब से जीएसटी आया ना, तब से एक इशू चला है। ठीक है, आप मुझे बताना कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको जीएसटी इंटर किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये तो बताने साथ में आप हमको ये बताओ कि जो सेंटर और स्टेट का टैक्स होता है, ठीक है, उसमें अभी स्टेट कौन कौन सी टैक्स लेवी कर सकती है आप पे। ठीक है, चलिए, तो डेफिसिट हम लोग समझ गए। अब हम लोग बिहार की शेयर सेंट्रल टैक्स में देख लेते हैं, तो ये आपको लगभग 1.130 लाख करोड़ है। ठीक है, 1.130 लाख करोड़ है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें एलोकेशंस की, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री पे कितने कितने एलोकेशंस है, तो देखो एनर्जी पे है आपको 4.10% ऑफ द टोटल जो हमारा टोटल एस्टिमेट, उसमें हम लोग 4.10 टोटल जीडीपी का 4.10 एस्टिमेट की हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, एलोकेट किए हैं एनर्जी सेक्टर पे। ठीक है, अब ये आपको अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते तो 4.05% इस पे है इन्वेस्टेड एलोकेटेड। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं तो 1.29%। इसमें आपको इसका डाटा याद होना चाहिए, 3600 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग इस पे इन्वेस्ट किए हैं, एलोकेट किए हैं। साइंस एंड टेक पे आपको लगभग 1072 लाख करोड़, जो कि 0.39% है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं, 853 करोड़ इस पे इन्वेस्टेड है, और ये आपको 0.31% है। ठीक है, माइनॉरिटी वेलफेयर की बात कर लेते हैं,
66 है, जो कि 0.24% है टोटल एलोकेशंस के। अब देखिए बिहार गवर्नमेंट जो है उसकी 7 निश्चय योजना 2 चल रही है, आपको पता ही है। टोटल आउटले इससे पहले 7 निश्चय योजना जो चली थी उसकी थी टोटल, जो 7 निश्चय योजना 1 थी उसकी 5000 करोड़ थी, अभी 5040 करोड़ हो गई है, मतलब 40 करोड़ का इंक्रीमेंट देखा गया है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 700 करोड़ एलोकेट किया गया है। सीएम सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम जो है, आप खुद को खुद से मदद कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, छोटे छोटे बिजनेस कीजिए, उसके लिए 200 करोड़ का एलोकेशंस किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 363 करोड़ 363 करोड़ एलोकेट किया गया है। हर घर नल का जल का 1295 करोड़ आपको दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान का देखा जाए तो आपको 14,596 करोड़ है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो मैं वही बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में 250 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ बात कर ले पीएम आवास योजना अर्बन में 2103 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन में आपको 640 करोड़ का एलोकेशन है। पीएम ग्राम सड़क योजना की बात कर लेते हैं, 2071 करोड़ का एलोकेशन है। 100% स्मार्ट मीटरिंग टारगेट 2025 तक रखा गया है। देखिए अगर देखिए स्मार्ट मीटरिंग का नाम आ रहा है ना, तो इस बार आप जनरल साइंस में यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो एक तो होता है, अगर हम लोग मीटर की बात कर ले तो एक होता है एनालॉग मीटर, जो कि आपको मेजर क्या करता है, किलो वाट आवर मेजर करता है, ठीक है, किलो वाट आवर। इसमें हमारी एक यूनिट होती है, तो 1 किलो वाट आवर होती है, 1 यूनिट होती है, ठीक है, ये एक यूनिट होती है। इसी के तौर पे हमें बिजली बिल आती है। अगर मान लो गवर्नमेंट एलोकेट करती है, आप पे 8 रुपये देने होंगे आपको 1 यूनिट का, तो इसका मतलब होता है 1 किलो वाट आवर अगर आपकी अप्लायंसेस कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिकल टर्म में, तो ये आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ जैसे मान लो आपको 20 यूनिट कहते हो तो 20 × 8 कर देना, ठीक है। तो वो किस मेथड पे वर्क करती है, तो जो भी हमारा मीटर होता है, एनालॉग मीटरिंग होता है, उसमें कांटे वाला होता है, वो हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब यही होता है कि वो तुम्हारे जो प्रीवियस डाटाज है उसको भी स्टोर करके रखता है ताकि बिजली बिल काउंट हो सके, तो एक स्टोरेज भी हो गया। अभी जो स्मार्ट मीटरिंग आया ना, उसके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को एक बार समझ लेना, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कंट्रोवर्सी भी रहा है। तो 100% स्मार्ट मीटरिंग का जो टारगेट है वो 2025 तक रखा गया है। 35% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हम लोग रिन्यूएबल के थ्रू करेंगे, ये भी टारगेट रखा गया है। अब एक नया स्कीम है मेडल लाओ नौकरी पाओ, दौड़ भाग करो मेडल लाओ। अगर आप किसी खेल में स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी है बिहार की, उसके तहत आप कोई भी मेडल लाओगे तो आपको नौकरी मिलेगी। तो वैसे स्टेट्स प्लेयर को जो मेडल्स जीतते हैं नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस में, याद रखिएगा 71 स्पोर्ट्स पर्सन को अब तक ऑफर लेटर मिल चुका है। 50 जीविका दीदी की रसोई क्रिएट किया गया है, फाइनेंशियल 24-25 में किया जाएगा। स्वच्छांगनी एक परियोजना है, वुमेन इंपावरमेंट के लिए इसको लाया गया है। ये स्टार्ट किया गया है पीएमसी के द्वारा, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। आप मुझे बताना कौन से ऐसे बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वक्त में जो पीएमसी से जुड़े हुए थे, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए थे। आप मुझे बताना, मैं नाम बताता हूँ। एक तो आपको विद्यानंद, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर आपको सहजानंद सरस्वती ले लो, या फिर अब्दुल बारी ले लो, या फिर हसन इमाम ले लो। इनमें से कौन जो थे पीएमसी से जुड़े हुए थे, ठीक है। और बेसिकली स्वच्छांगनी परियोजना जो है ना, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा वैसे वुमेन्स को जो स्लम एरियाज में रहती हैं। इसके साथ साथ श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 500 बेड का अस्पताल है और ये आपको सरायरंजन समस्तीपुर में है। इसकी टोटल आउटले जो एलोकेशन है वो 551 करोड़ रुपया है, ठीक है। प्लग एंड प्ले की स्कीम है जो बिहटा में लाया गया है। बेसिकली इसमें क्या है, जो सेट्स होते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ के, सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बिहटा वाले रीजन में क्रिएट किया जाएगा। और एक और आप समझ सकते हो 17% ग्रीन कवर करने का पूरा का पूरा टारगेट लिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। 100 सीड हब बनाया जाएगा जिसमें सीड्स की डेवलपमेंट होती है, फिर प्रोक्योरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें टोटल एलोकेशन 102 करोड़ है, ठीक है। अब देखो जितने भी बजट की चीज़ें मैंने बताई ना, उसके मैंने समरी यहाँ डाल दी है। इस समरी को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, देखो आप इसको इसके डाटाज और फैक्ट को याद रखने के लिए यूज कर सकते हो। बिहार बजट टोटल आउटलेट 2.77 लाख करोड़, रेवेन्यू 2.267, रिसिप्ट देखो मैंने इसको इस तरीके से बांट देता हूँ मैं, रेवेन्यू और कैपिटल कर दिया। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है आपके पास, ये पॉजिटिव, कितना खर्च होगा माइनस, फिर कैपिटल में कितना आएगा, कितना माइनस होगा। जब भी कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल की टर्म आती है तो आपको पता होगा एसेट्स प्लस लाइबिलिटी की बात होती है, तो हम लोग देख लेंगे इसको इस तरीके से। टोटल एक्सपेंडिचर आपकी 2.787 लाख करोड़ है, टोटल रिसिप्ट आपको 2.789 है, ठीक है। तो अब देख लो, तो ये हमारा बजट हो गया। अब देखो कुछ चीज़ें हैं कि आखिर जो बिहार गवर्नमेंट उसका पैसे आती कहाँ से हैं, और जो पैसा वो रिसीव करता है वो उसमें मैक्सिमम शेयर किसका है। ये इससे क्वेश्चंस पहले भी बने हैं और अभी भी बनेंगे। तो जो रुपये आते हैं उसमें आपको मैक्सिमम एलोकेशन देखो, स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल टैक्स कमाती है जीएसटी से या फिर किसी भी टैक्स से, उसका 40.5 जो टोटल
जहाँ से टोटल पैसा मतलब 100 रुपये आता है ना, तो उसमें 40.52 40.52 रुपीज़ जो होता है वो स्टेट का शेयर जो है सेंट्रल टैक्स से उससे आता है। टैक्स रेवेन्यू ऑन स्टेट, अब स्टेट खुद भी तो टैक्स कलेक्ट करती होगी, स्टेट का खुद का भी तो टैक्स होता है। जैसे मान लो 2 टैक्स हुआ, एक तो हुआ CGST, ठीक है, सेंट्रल GST, एक होता है स्टेट GST। उसके साथ साथ और भी कुछ टैक्स होते हैं, जैसे पोल टैक्स हो गया, फिर वैट हो गया, फिर जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। तो ये भी कुछ टैक्सेस हैं जो स्टेट भी लगाती हैं और सेंटर भी लगाती हैं अपनी अपनी। तो उसमें आपको 19.47 मतलब 100 रुपये में 19.47 19.47 रुपीज़ कमाते हैं, वहाँ से पैसा आता है। फिर ग्रांट, सेंट्रल ग्रांट की देख लेते हैं, जो ग्रांट देती है वो 18.70 है। पब्लिक डेट आपको 18.53 है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, वैसी कलेक्शन जिसमें उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो 2.63 है। और लोन रिकवरी बहुत कम है, 0.16 है। ठीक है, अब देखिए कहाँ से पैसा आया, ये सारी चीज़ें थी। अब कहाँ पैसा जा रहा है ये भी देख लेते हैं। तो सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है, लगभग 38 दशमलव मतलब 100 रुपये आप कमा रहे हो तो उसमें 38.89 आप सोशल सर्विस में बिहार गवर्नमेंट खर्च करती है। जनरल सर्विसेज में 29.95 खर्च करती है। इकोनॉमिक सर्विसेज में 22.68 करती है। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट में 8.03 करती है। लोन्स एंड एडवांसेस में 0.44 करती है। ग्रांट्स 0.01 करती है। भाई जिसके पास खुद नहीं रहेगा वो क्या ग्रांट देगा, किसी को तो 0.01% देती है कहीं कहीं, मान लो। अब देखो प्लान आइटम पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, प्लान आइटम नॉन प्लान आइटम क्या होता है। उस पर 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, जो कि 35.88% है टोटल एक्सपेंडिचर के। नॉन प्लान आइटम पे आपको 1.78 लाख करोड़ है, जो कि 64.12% है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑन कॉमन सर्विसेज की बात कर ले तो आपको 4731.42 करोड़ है। सोशल सर्विसेज पे बात कर लेते हैं, 6,077.05 करोड़ है। ठीक है, 6,077.05 करोड़ है। इकोनॉमिक सर्विसेज पे बात कर लेते हैं, 18,607.44 करोड़ है। रेवेन्यू सरप्लस आपका है 1121.40। सब समरी है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ है, एक 8 प्रायोरिटीज़ है, जिसमें अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वेलफेयर एंड डिफरेंट सेक्शंस की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर चौथे नंबर पे है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रायोरिटीज़ हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, VVI होते हैं। ठीक है, तो जो भी डाटास को मैंने इसमें क्लिक किया है आप उसको यूज़ करो। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो, इसको ना खुद से एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। देखो खुद बना के रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इरेस्पेक्टिव किसी की PDF लेके पढ़ रहे हो। ठीक है, PDF वैसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, स्पेस सिंप्लीफाइड, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। सो ये हमारा रहा बिहार का बजट। बिहार के बजट को मैंने तैयार किया, उसमें मैंने कुछ बहुत सारे समराइज पॉइंट डाल दिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर मान लो अगर आपको कुछ सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कोई फैक्ट्स ऐसा है जो कुछ डाटा जैसा हो गया या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट हो गया जिससे आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो में जल्दी दिलाऊंगा। रिस्पॉन्स कम दिखता है, मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ। ठीक है, जो फैक्ट है। ठीक है, थैंक यू।